गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्वेल्थ क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 का कूलम्स लॉ में आज लेक्चर नंबर 6 है। इसमें आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कूलम्स फोर्स इन टर्म ऑफ वेक्टर, कूलम बल सदिश के रूप में। अब इसमें बल ही पढ़ना है जो हम कूलम्स लॉ में पढ़ाए थे, बस उसमें वेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। अब वेक्टर 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। 5 मिनट के लिए हल्का सा आइडिया देते हैं वेक्टर के बारे में, उसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स इन वेक्टर, टर्म ऑफ वेक्टर के रूप में हम लोग बात करेंगे। तो 11th क्लास में आप लोग पढ़े थे कि यदि मान लिया जाए ए एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 और डायरेक्शन है आई। ठीक है, तो जैसे ही डायरेक्शन होगा तो इसके ऊपर एरो देंगे। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, तो ये चर्चा हुआ था कि ये जो है इसको बोले थे आई डायरेक्शन, माइनस आई डायरेक्शन, जे डायरेक्शन, माइनस जे डायरेक्शन। और आप जिस डायरेक्शन, जैसे हम आपकी तरफ देख रहे हैं तो उधर के डायरेक्शन, आप बोर्ड के अंदर देखिएगा, उधर से मोबाइल देखिएगा तो इधर हो जाएगा के डायरेक्शन। तो ये हो गया सामने के, जिसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं के डायरेक्शन, और पीछे क्या, माइनस के डायरेक्शन। सब आपस में क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो इस तरह से हम लोग इस डायरेक्शन को बोलेंगे तो आई हो जाएगा, इस डायरेक्शन को बात करेंगे तो माइनस आई, ऊपर की बात करेंगे तो जे, नीचे की बात करेंगे तो माइनस जे डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से देखिए ये जो है, अगर जो यहां से ये एरो हटा देंगे तो ये डायरेक्शन हट जाएगा। मतलब वेक्टर को दिखाने के लिए हम लोग एरो का यूज करते हैं, और यदि यहाँ एरो लगा देंगे तो ये डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड परिमाण, और ये है डायरेक्शन, दिशा। देखिए ये डिफिनेशन क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वे भौतिक राशियां जिसके पास परिमाण तथा दिशा हो उसे सदिश राशियां कहते हैं। मतलब कि इसमें दो चीज रहना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड परिमाण और दूसरा डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में भी फिक्स डायरेक्शन, क्योंकि यदि डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल जब तक डायरेक्शन, मेरा हैंडल फिक्स है तब तक डायरेक्शन सेम है। जैसे सामने गड्ढा आया, हम साइकिल का हैंडल मोड़े, जैसे डायरेक्शन का हैंडल मोड़े मैंने डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब वो स्केलर हो गया। जब तक हैंडल नहीं मोड़े तब तक वो वेक्टर है। ठीक है, तो डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक कोई भी जो अमाउंट होता है, क्वांटिटी होता है, उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि 5 है, यहाँ हम 8 भी ले सकते हैं, कुछ भी जो डिजिट होता है उसको ले लेंगे, उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड परिमाण। यहाँ पर ये जो लेटर है ना, ये लेटर दिखाता है मैग्नीट्यूड को, और ये एरो दिखाता है किसको, डायरेक्शन को। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर के बारे में कुछ और, जैसे मान लिया जाए, इसको दिखाने का तरीका क्या है, ए है, जैसे ही मोड ए करेंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8, ये सिर्फ बताएगा मैग्नीट्यूड को, परिमाण को। या सिंपल ए भी करेंगे तो भी इसका वैल्यू कितना 8, ये भी बताएगा मैग्नीट्यूड को। यानी यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि मोड ए को हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जो हम यहां से बात करें, मान लिया जाए बी एक वेक्टर है, ये है आपका क्या 2 जे डायरेक्शन, तो मोड भी कितना हो जाएगा, मोड मीन्स मैग्नीट्यूड परिमाण, तो सिर्फ 2। या सिंपल बी कितना, तो भी क्या 2। यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि मोड बी को हम सिर्फ बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से मान लिया जाए एक वेक्टर है सी, सी इक्वल टू है, ठीक है, 2l के डायरेक्शन, तो मोड सी क्या हो जाएगा, सिर्फ 2l। या सी इक्वल टू 2l। मान लिया जाए यहां से एक डी वेक्टर है, ठीक है, इसका वैल्यू है -3i, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 और माइनस आई डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर कुछ लोग कहता है -3i, नहीं, 3 मैग्नीट्यूड और माइनस आई डायरेक्शन होगा, इसलिए डायरेक्शन यहाँ पर निगेटिव है, मैग्नीट्यूड ये 3 या सिंपल डी 3। एक चीज क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड नेवर कैन बी निगेटिव। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो इस चीज को केवल आपको ध्यान से देख लेना है। टोटल देखिए यहाँ से ये जो मैग्नीट्यूड है, ये हो गया वेक्टर का, थोड़ा सा हम
पॉइंट बता दिए। लेकिन बेसिकली 12th क्लास में हमको जरूरत है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर होता क्या है? तो यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन है द रेशियो ऑफ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वे सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, इकाई माने एक, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जैसे कि अब पहचानेंगे कैसे यूनिट वेक्टर है? तो जिस वेक्टर के ऊपर कैप लगा हुआ रहेगा समझ लेंगे यूनिट वेक्टर है। जैसे कि आई एक यूनिट वेक्टर है, तो जैसे इसका मोड करेंगे न 2 न 3 कुछ भी नहीं, क्या हो जाएगा 1। अगर जो इसमें इस तरह से करके कोई लिख देगा 2 तो ये हो जाएगा गलत। और यदि आई के ऊपर एरो लग गया और कोई लिखेगा 1 तो भी हो जाएगा गलत। जैसे मान लिया जाए जे, जे के ऊपर कैप लगा हुआ तो इसका वैल्यू 1, के के ऊपर कैप लगा हुआ इसका वैल्यू 1, क्योंकि परिभाषा बोलता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए हम लोग कैप का यूज करते हैं, एरो नहीं कैप। जैसे कोई भी वेक्टर है, आर के ऊपर कैप लगा दिए 1, ठीक है। मान लीजिए आर के ऊपर ये वैल्यू है, मान लीजिए 2 मोड, जैसे ही यहाँ कैप करेंगे तुरंत इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ये है ए के ऊपर 1, ठीक है। एक डिफिनेशन ये है, इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। किसी भी सदिश तथा उसके परिमाण के अनुपात को एकांक सदिश कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, ये मान लिया जाए आर एक यूनिट वेक्टर है, आर एक वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉडल। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका जरूरत पड़ेगा। आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मतलब ये फॉर्मूला आ गया हिंदी में, किसी भी सदिश तथा उसके परिमाण के अनुपात को एकांक सदिश कहते हैं। मान लिया जाए ए वेक्टर है तो ए के ऊपर है तो ए वेक्टर बाई मोड। अब हम लोग बात करेंगे कूलम्स फोर्स इन टर्म ऑफ वेक्टर, कूलम बल सदिश के रूप में। टाइम ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग कूलम्स लॉ में फोर्स निकाल चुके हैं, सिर्फ इसको फिगर के द्वारा हम लोग क्लियर करेंगे। मान लिया जाए एक चार्ज है, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ठीक है। अब आपको हम पीछे भी न्यूमेरिकल्स में बात किए थे, यहां भी ध्यान दीजिएगा। अगर जो ये इस पर बात करते हैं कि ये फोर्स लगाया इस पर, जैसे मान लिया जाए Q1 हम अपने आप को मान लेते हैं और उस डायरेक्शन में आपको मान लेते हैं Q2 है। ध्यान से समझिएगा बात को, हम अपने आप को Q1 मान लिए और आपको मान लिए उस डायरेक्शन में Q2। अगर जो Q1 मतलब हम आपको धक्का मारेंगे तो उस डायरेक्शन में गिरिएगा, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव है। और अगर जो आप उधर से Q2 हम पर फोर्स लगाइएगा तो हम इस डायरेक्शन में फेंकाएंगे। इसका मतलब मेरे द्वारा फोर्स उस डायरेक्शन में लगा, यानी Q1 द्वारा, और Q2 द्वारा डायरेक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। तो इसको लिखने का जो तरीका बता रहे हैं उसको बेसिकली ध्यान दीजिएगा। चर्चा किए थे न्यूमेरिकल्स में कि इधर फोर्स लगा किस पर, Q2 पर, किसके कारण, ये कौन मारा धक्का, तो Q1। तो नाम लेंगे F2 पर लगा, किसके कारण, 1 के कारण। डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन को क्या बोले थे, आई डायरेक्शन, तो यहां लगा दिए एरो, ठीक है। अब ये इसको धक्का मारा तो ये इधर फेंकाया, तो यहां फोर्स लगा किस पर, तो 1 पर लगा, किसके कारण लगा, तो 2 के कारण, ठीक है। इसको लगा दी इस डायरेक्शन में। अब यहां से डायरेक्शन की बात करते हैं, ये डायरेक्शन है इधर, इस डायरेक्शन को मान लेते हैं 1 से 2 की ओर, तो यूनिट वेक्टर R12। कुछ बच्चे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो आई डायरेक्शन है। अरे जरूरी नहीं कि हम फिगर ऐसे बनाएं, ऐसे बना देंगे तो, इसलिए हम ना आई मानेंगे ना जे मानेंगे ना के मानेंगे, ये हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन को मान लेंगे, ये हो गया, ठीक है, 2 से 1 की ओर, तो R21। अब डायरेक्शन को जरा पकड़िएगा, ये डायरेक्शन रेड कलर से दिखाने का कोशिश किए और ये डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। अब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ध्यान से देखिए एकदम, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन क्या है, सेम है। और यहां से ये डायरेक्शन फोर्स का 1 2, और ये डायरेक्शन सेम है। तो चूंकि हम पहले से जानते हैं कूलम्ब फोर्स, सिर्फ डायरेक्शन को लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, F12
एरो लग गया। एफ बराबर क्या था फॉर्मूला, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अभी ये आर हम बोले थे कि मोड आर को हम सिंपल आर लिख सकते हैं, इसलिए हम ये आर को लिख सकते हैं मोड आर। ठीक है, और ये क्या, होल स्क्वायर। अब जरा देखिए 1 2 का डायरेक्शन क्या है, 1 2 का डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है, अभी जो एरो द्वारा दिखाया वो ये किसका डायरेक्शन है, R21। तो अभी हम बात की कि मान लीजिए एक वेक्टर है, ये मान लो 5 है, तो जैसी एरो देंगे तो इधर डायरेक्शन देंगे। तो जैसी हम यहाँ पर, ये ऐसे था तो ठीक है, जैसे यहाँ एरो लगाएंगे तो कौन डायरेक्शन, तो R21। तो जब यहाँ 21 है तो यहाँ भी लगा दिया 21, बीच का मैग्नीट्यूड दिखाया, मतलब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है R इक्वल टू मोड R21 इक्वल टू मोड R12। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसी को, अब बट R इक्वल टू R बाई मोड R कितना है 21, तो यहां भी 21, यहां भी 21। इसी फोर्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, F। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लिखने में दिक्कत हो रहा है, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 होल स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू यहाँ है, क्या लिखें इतना, R21 बाई मोड 21 हो जाएगा F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 बाई ये स्क्वायर और ये पावर 1 R21 पावर 3। याद रखिएगा वेक्टर में नीचे पावर क्या होता है, 3 होता है। इसी तरीका से यदि हम इसके बारे में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां 1 2 है वहां 2 1 कर देंगे। तो सिमिलरली इसी प्रकार F21 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मल्टीप्लाई में 1 2 करें या 2 1 करें। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 2, यहाँ भी कितना 1 2। ये कूलम्स फोर्स को लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, अब हम लोग मतलब याद रखिएगा कि यदि यहाँ 2 1 है तो यहाँ 1 2 होगा और नीचे पावर क्या होगा 3 होगा। अब इसको हम एक रूप में और लिख सकते हैं, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, एक नया पॉइंट है, Coulomb's force in term of पोजीशन वेक्टर। कूलम्ब बल स्थिति सदिश के रूप में, स्थिति सदिश के रूप में। अब जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनका इसका व्हाट्सएप पर नोट्स दे देंगे, आप उसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा आप देख लीजिएगा, इसमें हम बोर्ड पर समझा दे रहे हैं। तो ध्यान से देखिए पोजीशन वेक्टर क्या था,
ये y है, ये x है, ये z है। इसको आई जे के कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 0। यहां से ले लिए दो चार्ज, एक चार्ज को मान लिए Q1, एक चार्ज को मान लिए Q2। इसका डिस्टेंस यहां से यहां पोजीशन वेक्टर, इस डिस्टेंस नहीं, पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। इसके चलते इस पर फोर्स लगेगा F21, इधर फोर्स लगेगा F12 इस डायरेक्शन में, R1 से 2 की ओर, और इस डायरेक्शन में R21। कुछ बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं, सर ये तो बहुत 12 है, ये 21 है। 12 21 नहीं तो देख ही रहे हैं कि 21 है और 12 है, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, बस अभी तुरंत बताएं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, F12 तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R, ये 12 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 21, और यहाँ भी कितना 21। अब यहां से देखिए, थोड़ा इस फिगर के बारे में बात करते हैं। तो इस फिगर में देख रहे हैं कि इस तरह से है, मान लीजिए R1 है और ये क्या है R2 है। इसको हम यहां से ले लेते हैं, ये कितना था Q1 और ये कितना, इसका नाम लेते हैं R कितना 21। तो अगर जो आप 11th क्लास से पढ़े होंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल, सदिश का लॉ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का नियम। तो त्रिभुज का नियम में था कि एक का हेड दूसरे का टेल के सामने वाला इक्वल होता था। मतलब इसको लिख सकते हैं इस तरीका से, इस तरीका से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इसी के बारे में। इसको मिटा रहे हैं थोड़ा, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मिटाएंगे उसके बाद आपको इसी के बाद बात करेंगे। इसको देख लिए, ये है 12 और ये है 21। तो यहां से हो जाएगा ये हो जाएगा R21 प्लस R2 इक्वल टू R1, यानी R21 इक्वल टू हो जाएगा R1 माइनस R2। अब इस वैल्यू को हम यहाँ, इस वैल्यू को यहाँ पर और यहाँ पर रख देते हैं, तो आ जाएगा वैल्यू 12 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, यहाँ कितना हो जाएगा R1 माइनस R2 पावर 3, फिर ये R1 माइनस R2। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2। देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिएगा एकदम सेम इसी तरीका से, जहां 2 है वहां 1 और जहां 1 है वहां 2। तो जो नया फोर्स हो जाएगा, सिमिलरली F21 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 है तो 2 माइनस R1, और ये R2 माइनस R1, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, दो फार्मूला है। अब इस फार्मूला का बहुत बड़ा यूज है न्यूमेरिकल्स में। जैसे कि देखिए, इसी फार्मूला को हम एक रूप से कोऑर्डिनेट के रूप में लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा।
मान लिया जाए ये y है, ये x और ये z है। यहां पर चार्ज है q1 जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और यहां जो है चार्ज q2 इसका है x2 y2 z2, ये है R1 और ये है R2। ठीक है, तो सबसे पहले R1 कितना हो जाएगा, x1 I डायरेक्शन, y1 j डायरेक्शन और z1 k डायरेक्शन। ये 11th का पार्ट है, ये बस याद रखिएगा। जो फर्स्ट है x1 I j k, फर्स्ट में I उसके बाद j फिर k। ठीक है, उसी तरह से R2 x2 I प्लस y2 j प्लस z2 k। तो R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, तो x1 I y1 j z1 k माइनस x2 I y2 j z2 k, माइनस करके लिखते हैं तो हो जाएगा R1 माइनस R2 इक्वल टू x1 माइनस x2 I। देखिए x1 I और माइनस x2 I, तो x1 माइनस I और x को क्या किया, दोनों में x को क्या किया हम कॉमन ले लिए। उसी तरह से ये देखिए y1 है और ये क्या है y2 है, माइनस हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा y1 माइनस y2j। सिमिलरली z1 माइनस z2 k। अगर जिसको हम मोड में लिखें तो हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब कूलम्स फोर्स को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, जब ये निकल गया F12 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 पावर 3 R1 माइनस R2। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं F12 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहां हो जाएगा R1 माइनस R2 की जगह पर x2 माइनस x1 I y1 माइनस y2 j z1 माइनस z2 k। सिमिलरली नीचे हो जाएगा x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 पावर 3। ये हो गया फार्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए, मतलब डायरेक्ट इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अगर जो हमारे सामने इस तरह से आ गया, मेरे पास व्हाट्सएप पर न्यूमेरिकल्स आया है, इसीलिए हम इसको बात कर रहे हैं इस तरह से कि दिखा देंगे आपको। F21 हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, जहां जहां 1 है वहां वहां, जहां जहां 1 है वहां वहां 2, और जहां जहां 2 है वहां 1, जैसे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। सिमिलरली ये अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 पर पावर 3 स्क्वायर, y2 माइनस y1 पर पावर स्क्वायर ये, और z2 माइनस z1 पर होल स्क्वायर, और ये कितना पावर 3। अब ये जो आज हम थ्योरी आपको पढ़ाए हैं, इसको तभी ज्यादा क्लियर होगा
जब इस पर हम क्वेश्चन बना लेंगे तो अगले क्लास लेक्चर नंबर 7 में देखते हैं कि कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी ढंग से बन जाए हाफ घंटे में तो उसको ढंग से समझाने का कोशिश करेंगे। किसी बच्चे को दिक्कत होगा तो अगला लेक्चर का इंतजार करिएगा, बहुत अच्छी तरह से इस पर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। बाय।